रेखा, मैं तालाब पर मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है आज घर आने में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि आज मैं ज्यादा मछलियां पकड़ लूंगा ताकि उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे ज्यादा आ सके। हाँ बाबा, ठीक है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ धन कमाने के पीछे ही पागल रहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जिंदगी में भले ही धन थोड़ा कम हो, लेकिन सुख और शांति हमेशा रहनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। अगर ज्यादा धन नहीं कमाऊंगा तो अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा, और दान करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। इसलिए तुम मुझे ज्ञान देना बंद करो और घर के कामकाज पर ध्यान दो। अब मैं चलता हूँ। सुरेश घर से निकल रहा ही होता है, तभी उसका बेटा ननकू उसे आवाज देकर रोक लेता है। पिताजी, मैं कई दिनों से आपके साथ मछली पकड़ने के लिए साथ में जाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप हर दिन मुझे कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आज मैं भी आपके साथ मछली पकड़ने जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अभी तुम घर में ही रहो और खेलो कूदो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद मछली पकड़ने के लिए लेकर जाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर ननकू जोर जोर से रोने लग जाता है। ननकू को रोता देख सुरेश का मन थोड़ा पिघल जाता है। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी मेरे साथ चलो। जब कड़कती धूप में मछली पकड़ना पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मछली पकड़ना कितना मेहनत का काम होता है। फिर सुरेश अपने बेटे को लेकर मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में ही उसे रघु मिल जाता है। अरे सुरेश भाई, तुम तो लगता है मछली पकड़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन अपने बेटे को साथ में लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ रघु भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं मछली पकड़ने ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा भी मेरे साथ जाने के लिए जिद कर रहा था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बेटे को तैरना तो आता है ना? कई बार नाव पलट भी जाती है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। नहीं रघु भाई, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे तैरना नहीं आता है। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक नाव पलटे या सुनामी आए, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। जब तक पिता बेटे के साथ है तब तक बेटे को कैसी चिंता। चलो ठीक है, मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ। अगर घर पहुँचने में देर हो गई तो मेरी बीवी मेरा सर खा जाएगी। सुरेश और रघु अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नदी पर पहुंचकर सुरेश अपनी नाव में बैठकर नाव को नदी के बीच में मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। सुरेश बार बार जाल फेंक रहा था, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही थी। यह देखकर सुरेश बहुत ही परेशान हो जाता है। अब शाम भी होने लगी थी और हल्का अंधेरा आसमान में छा गया था। बेटा, तुमने देखा मछली पकड़ने में कितनी मेहनत लगती है। हम कब से जाल फेंक रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी मछली हमारे जाल में नहीं फंसी है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। और तो और धूप भी बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप फिर से कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जाल फेंकते फेंकते मैं काफी थक चुका हूँ और अब मुझे भूख लग रही है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। नहीं पिताजी, मेरे पास बस ये 2 अमरूद हैं। एक आप खा लीजिए और एक मैं खा लेता हूँ। इससे हमारी भूख कुछ देर के लिए तो शांत हो ही जाएगी, फिर हम घर की ओर निकल जाएंगे। दोनों एक एक अमरूद खा लेते हैं। अमरूद खाने के बाद सुरेश के शरीर में थोड़ी जान आ जाती है। सुरेश फिर से जाल फेंकने वाला होता है, तभी उसे अपनी ओर आते हुए 5 मटके दिखाई देते हैं। मटके एक साथ लाइन से सुरेश की ओर आ रहे थे। यह देख सुरेश को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी ननकू कहता है, पिताजी, क्या आपको पता है ये जादुई मटके हैं, लेकिन ये मटके हर किसी की मदद नहीं करते हैं। अगर ये हमारी मदद करेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। तुम्हें कैसे पता कि यह जादुई मटके हैं और ये हमारी मदद कर सकते हैं? पिताजी, मैंने गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों से इसके बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगा यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज इन मटकों को देखकर लगता है कि वह सब सच बोल रहे थे। दोनों इस तरह बातें कर रहे थे, तभी वह 5 मटके उनकी नाव के पास आ जाते हैं और फिर सुरेश कहता है, हे जादुई मटके, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुरेश के इतना बोलते ही पहले मटके में से आवाज आती है,
नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम दूसरे मटके से मदद के लिए कहो। इतना बोलकर पहला मटका आगे की ओर निकल जाता है। फिर सुरेश दूसरे मटके से कहता है, हे दूसरे मटके, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत ही गरीब हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तीसरे मटके से मदद के लिए कहो। इतना बोलकर दूसरा मटका भी आगे की ओर निकल जाता है। फिर सुरेश तीसरे और चौथे मटके से मदद के लिए कहता है, लेकिन वह भी मना कर देता है। अंत में सुरेश पांचवें मटके से मदद के लिए कहता है, पांचवें मटके, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? 4 मटकों ने तो पहले ही मना कर दिया है। मुझ पर दया करो और तुम मेरी मदद करो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस बक्से में बहुत सारा सोना चांदी है, तुम इसे ले लो। लेकिन याद रहे, इस धन का उपयोग अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी करना, नहीं तो तुम्हारा कभी भला नहीं हो पाएगा और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इस धन से अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करूंगा। इतना बोलकर पांचवा मटका भी आगे की ओर निकल जाता है। सुरेश बक्से में से सारा सोना चांदी अपनी नाव में रख लेता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे आज आपके घर आने में इतनी देरी कैसे हो गई? और इन बोरियों में क्या है? फिर सुरेश सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है कि किस तरह मटकों ने उसे यह सोना और चांदी दिया है। अरे वह क्या बात है, आज से हमारी गरीबी के दिन खत्म। अब हम भी अमीरी और ठाट बाट वाली जिंदगी जीएंगे। अब हमारी जिंदगी में भी पैसों की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हमारे दिन बदल चुके हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा धीरे बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो वह यह बातें राजा को बता देगा और फिर राजा हमें थोड़ा सा सोना देकर यह सारा खजाना हमसे ले लेगा। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर कुछ ही दिनों में सुरेश का झोपड़े का घर बड़े से बंगले में बदल जाता है। लेकिन सुरेश बहुत ही घमंडी हो गया था। वह किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन की बात है, सुरेश पैदल गांव में घूम रहा था। तभी सुरेश की नजर राजा की रथ गाड़ी पर पड़ी, जिसमें 2 सुंदर घोड़े लगे हुए थे। रथ गाड़ी को देखकर सुरेश सोचने लग जाता है, कितनी बुरी बात है, मेरे पास इतना सारा धन है और मैं पैदल घूम रहा हूँ। मुझे भी एक सुंदर सी रथ गाड़ी में घूमना चाहिए, जिससे मेरी शान में और बढ़ोतरी होगी और सभी मुझे और ज्यादा सम्मान देंगे। इसके बाद सुरेश एक बहुत ही सुंदर रथ गाड़ी बनवाता है और उस पर ही नगर का भ्रमण करता है। जो भी सुरेश की रथ गाड़ी को देखता, वह बस देखते ही रह जाता, क्योंकि उसकी रथ गाड़ी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। धीरे धीरे सुरेश के रथ गाड़ी की बात राजा तक पहुंचती है। मंत्री जी, यह हम क्या सुन रहे हैं कि हमारे राज्य के एक छोटे से गांव के एक साधारण आदमी के पास हमसे भी ज्यादा सुंदर रथ गाड़ी है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है महाराज। सारे नगर में बस उसी के रथ गाड़ी की चर्चा हो रही है। सुना है वह पहले मछली पकड़ने का काम करता था, लेकिन पता नहीं रातों रात क्या हुआ कि वह बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया। अच्छा, तो ऐसी बात है। सैनिक, जाओ और उस रथ गाड़ी के मालिक को अभी हमारे सामने लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक सुरेश के घर पहुंच जाता है। क्या तुम्हारा ही नाम सुरेश है? अरे हाँ भाई, इस पूरे नगर में मैं ही सुरेश हूँ जो सबसे ज्यादा अमीर है। राजा की आज्ञा है कि तुम्हें अभी महल में राजा के सामने पेश किया जाए, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ सकता है? यह बात तो महल में जाकर ही पता चलेगी। फिर सुरेश सैनिक के साथ महल चलने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद वह महल पहुंच जाते हैं। सुरेश, तुम पहले एक मछुआरे थे, लेकिन रातों रात तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहां से आ गया कि तुमने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी से सीधे एक महल जैसा मकान बना लिया? और तुम्हारे पास इतनी सुंदर रथ गाड़ी खरीदने के पैसे कहां से आए? हमें इसका हिसाब चाहिए। महाराज, अब आपसे क्या झूठ बोलना। मेरी दादी माँ ने मेरे घर के नीचे छोटी सी मटकी में सोने के कई सारे सिक्के रखे थे और उन्होंने यह बात मुझे सपने में आकर बताई। जब मैंने उस जगह पर खुदाई की तो मुझे सच में सोने से भरा एक मटका मिला। फिर मैंने उस धन को अपने घर और सुख सुविधा जुटाने में उपयोग कर लिया। अब मेरे पास भी धन खत्म हो चुका है। सुरेश की यह बातें सुनकर राजा को सुरेश पर भारी संदेह हो चुका था, लेकिन राजा के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए वह सुरेश को कुछ भी नहीं कह पाते हैं। ठीक है सुरेश, तो तुम जा सकते हो,
लेकिन अगर तुम्हारी यह बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। फिर सुरेश अपने घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में वह सोचने लगता है। मानना पड़ेगा, मैं भी बहुत ही चतुर हूँ। मैंने किस तरह राजा को बेवकूफ बना दिया। मेरे पास तो अभी इतना सोना है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। मंत्री जी, आपको क्या लगता है, ये सुरेश सही बोल रहा है या नहीं? क्योंकि हमें तो इसकी बातों पर तनिक भी भरोसा नहीं हो रहा है। हो ना हो, ये हमसे झूठ बोल रहा है। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। सुरेश हमसे कुछ छुपा रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। हो ना हो उसके पास बहुत सारा सोना है, लेकिन हमें यह बात उसके मुंह से ही निकलवानी होगी, और इसके लिए मेरे पास एक योजना है जिससे वह खुद ही सच उगल देगा। वाह, क्या बात है, वह योजना हमें जल्दी बताओ। फिर मंत्री राजा के कानों में सारी योजना बता देता है, जिसे सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगले दिन सुरेश अपनी रथ गाड़ी पर घूम रहा था, तभी उसकी रथ गाड़ी के आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। अरे बूढ़े व्यक्ति, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी रथ गाड़ी सामने से आ रही है? अब चल, जल्दी से हट जा यहाँ से। लगता है तुम्हें बात करने की थोड़ी भी तमीज नहीं है। तुम अपने आप को बहुत ही धनवान व्यक्ति समझते हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा धनवान हूँ। तुम्हारे पास तो सोने के सिक्के खत्म हो चुके हैं, मैं यह बात जानता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी 500 सोने के सिक्के हैं। लेकिन मैं अपने धन का घमंड नहीं करता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर बहुत ही हंसी आ रही है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 500 सोने के सिक्के हैं, लेकिन मेरे पास इतने सोने के सिक्के हैं कि मैं अपनी 7 पीढ़ियों को बिठाकर खिला सकता हूँ। वह तो बस राजा से अपने धन की रक्षा करने के लिए मैंने झूठ बोला था। लगता है इसलिए तुम मुझे गरीब समझ रहे हो। सुरेश के इतना बोलते ही वहां पर राजा और सैनिक आ जाते हैं, जो कि पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। सुरेश, भले ही तुम कितनी भी चतुराई कर लो, लेकिन जिस व्यक्ति के पास घमंड है वह कभी ना कभी चकनाचूर हो ही जाता है, जैसे कि आज तुम्हारा हो गया। इसीलिए अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें सारा सच बता दो, वरना तुम्हें हमसे झूठ बोलने के आरोप में मृत्यु दंड दिया जाएगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दें, मैं आपको सारा सच बताता हूँ। फिर सुरेश राजा को सारा सच बताता है कि किस तरह मटके ने उसकी मदद की है। इस बार राजा को सुरेश की आंखों में सच्चाई दिखाई देती है, इसलिए वह प्रसन्न होकर कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है, लेकिन तुम इस धन का उपयोग अन्य लोगों के लिए भी करो, जिससे तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, और मुझे इस धन में से एक भी सिक्का नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब, मुझे लगा था कि अगर मैं आपको सच बता दूंगा तो आप मेरा सारा धन ले लेंगे, लेकिन आप तो बहुत ही न्याय प्रिय और दयालु हैं। मुझे आपसे झूठ बोलने के लिए माफ कर दीजिए। इसके बाद सुरेश की आंखें खुल जाती हैं और वह सभी की मदद करता है और बहुत ही खुशीनुमा जीवन व्यतीत करता है। एक बहुत ही सुंदर गांव में शारदा अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। शारदा का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम राजू था। शारदा के पति की कुछ ही सालों पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। शारदा मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे और बेटी का गुजारा कर रही थी। गुड़िया बहुत समझदार थी और वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। गुड़िया बेटा, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ, तुम अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। मैं शाम को तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने भाई का पूरा ध्यान रखूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। इतना कहकर शारदा काम करने के लिए चली जाती है। शारदा मजदूरी कर रही थी, तभी छत से एक पत्थर शारदा के ऊपर गिर जाता है, जिससे कुछ ही देर में शारदा की मौत हो जाती है। गुड़िया अपने पड़ोसी सुनीता और हरिया की मदद से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अजी सुनते हैं, शारदा की मौत हो जाने के बाद दोनों बच्चे बहुत ही दुखी हो गए हैं। हमारे 2 लड़के हैं, लेकिन मुझे हमेशा से एक लड़की की चाह रही है। क्यों ना हम गुड़िया को गोद ले लेते हैं, बहुत ही प्यारी बच्ची है और समझदार भी है। हाँ हाँ, तुम्हारी बातें सही है, लेकिन तुम भूल रही हो कि उसका एक छोटा सा भाई भी है जो कि अभी सिर्फ 2 साल का ही है। अगर हम गुड़िया को गोद ले लेंगे तो उसके भाई का क्या होगा? आप उसकी चिंता मत करिए, उसे भी कोई ना कोई गोद ले ही लेगा, या उसे हम अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। ठीक है, चलो हम गुड़िया से बात करते। इस तरह दोनों पति पत्नी गुड़िया के पास चले जाते हैं और सुनीता गुड़िया से कहती है, गुड़िया, तुम्हारी माँ के जाने के बाद अब तुम बिल्कुल बेसहारा हो गई हो। मेरे तो 2 लड़के हैं, लेकिन मुझे एक लड़की चाहिए।
इसलिए मैं तुम्हें गोद लेना चाहती हूँ और अपनी बेटी की तरह तुम्हारी परवरिश करना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ आंटी, मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन मेरे भाई का क्या होगा? वो तो अभी बहुत छोटा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आप हम दोनों को ही अपने साथ रख लो ना। माँ ने मुझे अपनी भाई की देखभाल करने के लिए कहा था। ना गुड़िया बेटी, मेरे पहले ही 2 बेटे हैं, तो मैं एक और बेटा नहीं चाहती हूँ। गुड़िया बेटी, तुम अपने भाई की चिंता मत करो, हम उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। वहाँ उसकी परवरिश बहुत अच्छे से होगी। नहीं हरिया अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं खुद मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को पाल लूंगी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। गुड़िया की ऐसी समझदारी भरी बात सुनकर हरिया और सुनीता अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। वह बहुत छोटी थी, इसलिए उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। अंत में उसे एक दयालु सेठ मिल जाता है जो उसे काम पर रख लेता है। गुड़िया दूसरों के घर झाड़ू पोछा का काम करके अपने भाई का गुजारा कर रही थी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब गुड़िया और राजू काफी बड़े हो चुके थे। गुड़िया ने अपनी शादी ना करके राजू की शादी करवा दी थी। गुड़िया बेटी, तुम तो अपने भाई से बड़ी हो, तो पहले तुम्हें शादी करनी चाहिए थी। राजू की शादी तो बाद में भी हो सकती थी। हाँ सुनीता आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन राजू को एक लड़की से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले उसकी शादी करवा दी। इस तरह वह दोनों आपस में बातें कर रहे। दूसरी ओर राजू की पत्नी, जिसका नाम सीमा था, वह गुड़िया से मन ही मन नफरत करती थी। वह राजू के कान भरते हुए एक दिन कहती है, अजी, गुड़िया दीदी आखिर हमारे घर कब तक रहेगी? उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम यह कैसी बात करती हो सीमा? यह घर जितना मेरा है उतना ही गुड़िया दीदी का भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये घर सिर्फ आपका है। गुड़िया दीदी का घर तो वो होगा जहाँ उनकी शादी होगी। मुझे गुड़िया दीदी का इस घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज जब गुड़िया दीदी घर आएगी तो मैं उनसे साफ साफ बातें कह दूंगी। कुछ ही देर बाद गुड़िया घर आती है। गुड़िया दीदी, आपका इस घर में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप अब शादी कर लीजिए और अपने घर चले जाइए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो सीमा? ये घर हम सबका है। और भाई, तुम सीमा से कुछ कहते क्यों नहीं हो? जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते हो। ये बात साफ साफ सीमा को बता दो। गुड़िया दीदी, मुझे लगता है कि सीमा सही कह रही है। अच्छा, तो मैं समझ ही नहीं पाई। अब मेरे भाई को मेरे प्यार की और मेरी जरूरत ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। इस तरह रोते हुए गुड़िया घर से जंगल की ओर निकल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गुड़िया के घर छोड़कर जाने की बात हरिया और सुनीता के कानों में पड़ती है। राजू, तुम एक नंबर के पत्थर दिल इंसान हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में तुमने उसे घर से निकाल दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ बेटा, बचपन में तुम्हारी माँ के निधन के बाद जब हमने गुड़िया को गोद लेने के लिए कहा तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे भाई की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसने तुम्हारे लिए अपना सुखी भविष्य छोड़ दिया। दोनों की ऐसी बातें सुनकर राजू को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वह रोता हुआ अपनी बहन को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसको गुड़िया जंगल में भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई मिल जाती है। गुड़िया दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर आपको घर से निकाल दिया, लेकिन सुनीता आंटी और हरिया अंकल की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझ पर दया करके मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। गुड़िया अपने भाई का पश्चाताप देखकर उसके साथ घर चली जाती है। सीमा, तुम कान खोलकर सुन लो। गुड़िया दीदी हमेशा इस घर में रहेगी। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम अपने मायके जा सकती हो। सीमा एक गरीब घर से थी, इसलिए वह मायके में हमेशा नहीं रह सकती थी, तो वह क्या ही बोलती और गुड़िया से माफी मांगते हुए कहती है, गुड़िया दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। गुड़िया सीमा को माफ कर देती है और फिर से सभी खुशी खुशी रहते हैं।